हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। तो एनिमल डाइवर्सिटी की सीरीज़ हमारी पूरी हो चुकी थी। उसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है और आपको वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अब हम अपना दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड उसका ये फर्स्ट यूनिट है विच इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 लेक्चर्स में करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में we will study about the alimentary canal of the human. Second में the digestive glands included for the digestion, and then the last third lecture में हम mechanical and chemical process of digestion के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि सपोज हमारे पास कोई ये एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर वन इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। अब हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, टू मेन पार्ट्स में डिवाइडेड, विच इज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और आज हमें मेनली किसके साथ डील करना है, द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। अब माउथ भी दो पार्ट से बना हुआ है। पहला एक वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल इज अ स्लिट लाइक स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चीक्स और इंटरनली बाय द गम्स एंड टीथ। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ओरल कैविटी, यानी कि उसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द माउथ विच हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, द पैलेट। ठीक है, तो हमारे जो ओरल कैविटी का रूफ है वहाँ पे पैलेट होता है। अब ये पैलेट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एंटीरियर पैलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट भी बोलते हैं, जिसपे ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये ट्रांसफर रिजिस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हीं को हम ट्रांसवर्स रिजिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर रूगे भी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, और एक इसी सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट होता है जो लटक रहा होता है। अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखेंगे तो लास्ट में एक ऐसा बेल टाइप का ऐसे कुछ लटक रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूवुला, जो किसका पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है। अब ओरल कैविटी का दूसरा जो पार्ट है वो है टंग। तो टंग क्या होता है, टंग एक मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन होता है। ठीक है, विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय लिंगुअल फ्रेनुलम। तो आप अगर अपनी इसको टंग को थोड़ा फोल्ड करके देखोगे तो वो इस जिस चीज से अटैच रहेगा ना उसी को बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, अब हमारा जो एक टंग में इन्वर्टेड वी शेप का एक फरो होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, जो हमारे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी, टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला एंटीरियर ओरल पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट। ठीक है, और उसके बाद में एपेक्स ऑफ द टर्मिनालिस प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड एंड इज मार्क्ड बाय द मीडियन पिट नेम एज द फोरामेन सीकम। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, सल्कस टर्मिनालिस क्या है, ओरल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट। तो इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने क्या बोला था, एक इन्वर्टेड वी शेप का है। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टेड वी शेप का सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, अब इसका ये वाला जो पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट, ये हमारा ओरल पार्ट हो गया, और इसके ऊपर वाला जो ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है ये हमारा फेरेंजियल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमारी टंग पे बहुत सारे, हाँ पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेनुलम यहाँ से, ये हमारा जो टंग है वो हमारे ओरल
फ्लोर से, माउथ के फ्लोर से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रेनुलम बोलते हैं। और ये वाला जो सॉफ्ट पैलेट का लटका हुआ पार्ट था, ये यूवुला। ठीक है, ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ पे हार्ड पैलेट में क्या थे, ऐसे रिजेस या फिर रूगे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टंग है ना, इस टंग पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, पैपिले। ठीक है, तो देखते हैं कि पैपिले क्या होते हैं। पैपिले तीन तरह के होते हैं, वैलिड पैपिले, जिसको हम सर्कम वैलिड पैपिले भी बोलते हैं, फिलीफॉर्म पैपिले और फंजीफॉर्म पैपिले। ठीक है, तो वैलिड पैपिले जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, है ना, कम इन नंबर होते हैं, 8 to 12 होते हैं सिर्फ। ठीक है, और हर एक पैपिले पे अराउंड 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये पैपिले क्या होते हैं, लार्जेस्ट इन साइज होते हैं बट स्मॉलेस्ट इन नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पैपिले है विच इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर होते हैं तो वो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं। ठीक है, दे आर कोनिकल, दे आर फाउंड मेनली नियर द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द टंग। दीज पैपिले कंटेन टेक्टाइल रिसेप्टर्स बट नॉट टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड अगर किसी में नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या है, फिलीफॉर्म पैपिले। इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, इनमें टच के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। और जो तीसरे पैपिले हैं वो फंजी फॉर्म पैपिले हैं। ठीक है, ये फिलीफॉर्म से तो कम होते हैं लेकिन वैलिड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो दे आर मच लेस न्यूमरस देन द फिलीफॉर्म। ठीक है, ये राउंडेड होते हैं लेकिन वैलिड वाले से छोटे साइज में होते हैं। ठीक है, बट फिलीफॉर्म से बड़े होते हैं। ठीक है, ईच फंजीफॉर्म पैपिले कंटेन्स नियर अबाउट 5 टेस्ट बर्ड्स। तो हर एक फंजीफॉर्म पैपिले पे 5 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सब पैपिले कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो, ये रहे हमारे वैलिड पैपिले, ये जो इन्वर्टेड वी शेप है ना, उसी के आसपास प्रेजेंट है और ये बहुत कम है, 8 to 12 इन नंबर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूरे बीच में ये जो प्रेजेंट है ये फंजीफॉर्म पैपिले है और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये फिलीफॉर्म पैपिले है। ठीक है, इनमें एक और पैपिले आप देख पा रहे होंगे, ये फोलिएट पैपिले। ये एडल्ट मैमल्स में ना डीजेनरेट हो जाते हैं, तो इसलिए हम मेनली यही 3 टाइप के पैपिले प्रेजेंट होते हैं हमें। अब बात करते हैं कि टंग में ना 4 टेस्ट एरियाज भी होते हैं, फॉर स्वीट, सॉल्ट, सावर एंड बिटर। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया है पोस्टीरियर पार्ट, ये बिटर टेस्ट के लिए है। यहाँ लेटरल में क्या, सावर टेस्ट के लिए है। फिर इधर टिप पे सॉल्टी के लिए और यहाँ पे स्वीट टेस्ट के लिए। फंक्शंस क्या है टंग के, ये फूड को च्यू करने में हेल्प करता है, स्वॉलो करने में हेल्प करता है, स्पीच में इसका रोल होता है, टेस्ट में रोल होता है और प्लस ये सलाइवा को फूड के साथ में मिक्स करने में भी हेल्प करता है। नाउ द टीथ, ओरल कैविटी में ऑब्वियसली टीथ भी इंक्लूडेड है। तो हमारे जो मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो डाइफायोडोंट टाइप के होते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। पहला तो जब छोटे बच्चों में क्या होता है, मिल्क टीथ होता है, जिनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये झड़ जाते हैं इसलिए इनको डेसिडुअस बोलते हैं ना। तो ये मिल्क टीथ होता है, फिर ये टूट के गिर जाते हैं, फिर क्या आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक है, और क्या होते हैं, थिकोडॉन टाइप होते हैं, यानी कि ये सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और दूसरा थर्ड क्या होता है, हेट्रोडोंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो हमारे इंसीजर कितने होते हैं, 2, कैनाइंस कितने होते हैं, 1, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 2 और मोलर्स 3। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाफ ऑफ द मैं जॉ की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, दोनों में से किसी भी हाफ जॉ की अगर बात करें हम, यानी कि इतने इतने पार्ट की बात करें, 1/4 की बात करें, तो इनमें क्या होगा,
2 इंसीजर होगा, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंसीजर दे आर यूजुअली स्पेशलाइज्ड फॉर कटिंग canines. They lie immediately behind the incisor. They are also head for cutting the food. Premolars and molars, they are called the cheek teeth, which are broad, strong, crushing teeth. थर्ड मोलर जो होता है ह्यूमन में उसको विजडम टीथ बोलते हैं। क्यों विजडम टीथ इसलिए बोलते हैं, ये स्टार्टिंग से ही नहीं प्रेजेंट होता, ये जब 18 के आसपास वाली जो एज होती है 18 से 21 के बीच बीच में आते हैं, इसलिए जो थर्ड मोलर होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि द डेंटल फॉर्मूला गिव्स द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो हमारे हाफ जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट हैं उसी को हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, सो 2 1 2 3 ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। 2 मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। तो ये हाफ अपर जो हो गया, ये हाफ लोअर जो हो गया, और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए 32। यहाँ पे ये मिल्क टीथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये क्या है हमारे परमानेंट टीथ की बात हो रही है, एडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एडल्ट ह्यूमन में आई एम सॉरी ये हैंड राइटिंग, बट यहाँ पे आप मिल्क टीथ काट के एडल्ट कर दीजिएगा। एडल्ट ह्यूमन में 32 पेयर ऑफ टीथ होते हैं, सॉरी 32 टीथ होते हैं। सो अब दूसरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज द नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अब थर्ड चीज जो है वो हमारा आता है फूड पाइप यानी इसोफेगस, which is around 25 centimeter long. It comprises of 3 parts: the cervical part, the thoracic part and the abdominal part. ठीक है, अब इसको जो हमारा क्या कहते हैं, ये क्या करता है, इसोफेगस क्या करता है, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। ये सिर्फ फूड को हमारे ओरल कैविटी से लेकर के हमारे माउथ तक पहुंचाने में हेल्प करता है, और इसका कुछ खास कोई रोल नहीं है। कैसे पहुंचाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है इसोफेगस में, और उसी से हमारे स्टमक तक फूड पहुंचता है। अब स्टमक तक आ गए तो स्टमक की बात करते हैं। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ये रहा स्टमक, ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो ये कार्डियक वाला पार्ट है, कार्डियक मतलब ये हार्ट के आसपास कहीं मौजूद है, इस वजह से इसको कार्डियक बोला गया है। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट फंडस है, और ये मेन पार्ट यहाँ से यहाँ तक का बॉडी है, और ये वाला पार्ट जो है ये पाइलोरिक पार्ट है। अब स्टमक का क्या काम है, इट स्टोर्स द फूड, और यहाँ पे प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन भी होता है। कैसे होता है, प्रोटीन इनमें कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कौन से एंजाइम्स, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन पहले इनएक्टिव होता है, फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.25 मीटर्स की होती है, बट लार्ज इंटेस्टाइन 3.5 मीटर की होती है अराउंड। तो फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं, जबकि लेंथ तो स्मॉल की ज़्यादा है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको लेंथ के बेसिस पे नाम नहीं दिया गया, इनको इनके डायामीटर के बेसिस पे नाम दिया गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और लॉन्ग इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, इस वजह से इनको ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है,
So small intestine is the longest part of the alimentary canal, which is around 6.25 meters long. It is divided into three parts: the duodenum, the jejunum and the ileum. अब भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम है, कौन सा जेजुनम है, कौन सा इलियम है? तो भाई तुम क्या करो, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो और उसको काट दो। जहां तक तुम्हें ब्रूनर्स ग्लैंड दिखेंगे वहां तक ड्यूडेनम है, और फिर जहां पे तुम्हें पेयर्स पैचेस मिलेंगे वो इलियम होगा, और जहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा है वो जेजुनम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ड्यूडेनम हमारा जो है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर का होता है। ये शॉर्टेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट वाइडेस्ट होता है। इट इज समवॉट सी शेप। तो ये वाला पार्ट देखो भाई, इतना सा, ये सी शेप नहीं लग रहा? ये सी शेप ड्यूडेनम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्पुला ओपन होता है। ठीक है, दिस एम्पुला रिसीव्स बोथ बाइल डक्ट फ्रॉम द लीवर एंड मेन पैनक्रिएटिक डक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यूडेनम में होता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये हमारा जेजुनम है। ठीक है, जेजुनम अराउंड 4 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, और इसका जो लेंथ है वो अराउंड 2.5 मीटर होता है। ये मिडल पार्ट होता है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, एंड इट्स द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद द इलियम। इट इज अराउंड 3.5 centimeter in diameter and 3.5 meter in length. It is the longest part of the small intestine and it has the Peyer's patches, which is the characteristic feature of ileum. अब फंक्शंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के? ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, फैट्स का होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो होता ही होता है, और बहुत सारे इनमें हार्मोन्स भी सिक्रेट होता है, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और सम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम का पार्ट है ये, और ये इलियम का पार्ट है। इसमें ये हमारे ऐसे पेयर्स पैचेस प्रेजेंट है। तो ये दोनों हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो अब सीकम की बात कर लेते हैं। इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रहा। ठीक है, ये देखो, ये सीकम है, ये पाउच जैसा है, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और यहाँ से ये एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है विच इज अराउंड 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, इसको ब्लाइंड ट्यूब भी बोलते हैं, एंड इट इज वेस्टिजियल इन मैमल्स। मैमल्स में इसका अपेंडिक्स का एज सच कोई रोल नहीं है, इसलिए ये वेस्टिजियल हो गया है। ठीक है, इनमें कुछ प्रोमिनेंट लिम्फॉइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी बात की जाए तो कोलॉन की। कोलॉन सीकम के बाद में क्या आता है? कोलॉन। अब कोलॉन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा असेंडिंग, फिर उसके बाद में ये ट्रांसवर्स, फिर उसके बाद में ये डिसेंडिंग, और फिर यहाँ से यहाँ तक का सिग्मोइड। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर उसके बाद में सिग्मोइड कोलॉन के बाद में क्या हो गया हमारा? रेक्टम आ गया, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो द सिग्मोइड कोलॉन ओपन्स इनटू द रेक्टम।
द रेक्टम comprises of the last 20 centimeter of the digestive tract, ठीक है, which terminates in the 2 centimeter long anal canal। और एनल कैनाल बाहर की तरफ कैसे खुलता है? एनस के थ्रू। अब एनस में दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल वाला स्फिंक्टर होता है वो वाला इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, मतलब वो हमें हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्रांसफर सेक्शन देख के उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मतलब स्टडी, तो यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के ना 4 लेयर्स होते हैं मेनली, ठीक है। पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम। ये 4 लेयर्स हैं इसके। कौन कौन से? विसरल पेरिटोनियम जिसको सेरोसा बोलते हैं, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, एंड देन उसके बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो कौन से 4 पार्ट हो गए? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब डायग्राम में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यूकोसा, अंदर से स्टार्ट करते हैं, फिर ये सब म्यूकोसा यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ मस्कुलरिस, और सबसे बाहर की तरफ जो है ये वाला पार्ट वो हो गया हमारा सिरोसा, ठीक है। तो अब सिरोसा के यानी वेस्ट्रल पेरिटोनियम के बारे में पढ़ते हैं, विच इज मेड अप ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। Since the esophagus lies outside the coelom, its outer wall is not covered by the पेरिटोनियम। तो ईसोफेगस में ये वाला जो सिरोसा वाली लेयर है ये एब्सेंट होती है, इसकी जगह पे एडवेंटिशिया एक्सटर्ना लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा लेयर मस्कुलरिस, इट इज कंपोज्ड ऑफ द आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर। तो इसमें 2 तरह के लेयर होते हैं, पहला बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, अंदर की तरफ सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टमक के केस में ना मस्कुलरिस में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कि हम ऑब्लीक मसल्स बोलते हैं, ठीक है, जो सर्कुलर मसल फाइबर्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। These muscles fibers are unstriped. In between the longitudinal and circular muscle fiber, there is a network of nerve cells and parasympathetic nerve fibers, which is the Orbeck plexus, जिसको हम माइंट्रिक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। It is responsible for the peristaltic movement in the gut. Now the third layer is the submucosa. It consists of loose connective tissue and it is richly supplied with the blood and lymphatic vessels, and in some areas with the glands. इनमें glands भी present होते हैं। इनमें एक और अलग तरह का plexus present होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? Meissner's plexus, ठीक है। सब म्यूकोसल लेयर में होते हैं इसलिए इनको सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोल देते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है मेसनर्स का? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। नाउ द innermost part, which is the mucosa. It is the innermost lining of the lumen of the alimentary canal. So it is named it is so named because it secretes mucus। म्यूकोसल लेयर जो होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, इसी के बेसिस पे इसका नाम लिख दिया गया है। उसका फंक्शन क्या होता है? टू ल्यूब्रिकेट द इनर गट ऑफ द कैनाल, ठीक है। दिस लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक कॉल्ड एज द रूगे। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है ये हमारे स्टमक में
जैसे हमारे पैलेट में आपने देखा नहीं था ऐसे ट्रांसवर्स रिजेस जिनको हम रूगे बोलते हैं प्रेजेंट है, इसी तरह हमारे स्टमक में भी रूगे प्रेजेंट होता है, ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, इसी म्यूकोसा लेयर की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब म्यूकोसा लेयर जो है ना वो भी 3 लेयर का बना हुआ होता है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन 3 लेयर्स का बना हुआ होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड।